NCERT exemplar problem with answers, hints and solutions. Unit 2 structure of atom, क्लास 11th में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है। इसके आज हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, which of the following conclusion could not be derived from Rutherford's alpha scattering experiment? कह रहा है कि कौन सा which of the following conclusion not be derived from Rutherford's alpha scattering experiment, कौन सी जो स्टेटमेंट है जो कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। ऑप्शन ए, मोस्ट ऑफ the space in the atom is empty. Option B, the radius of atom is about 10 की पावर माइनस 10 मीटर while that of nucleus is 10 की पावर माइनस 15 मीटर. Electrons move in a circular path of fixed energy called orbits. Electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. तो जो सी ऑप्शन है वो नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, ये रुदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया गया था बिकॉज कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ए फिक्स्ड एनर्जी वाज पुट फॉरवर्ड बाय द बोहर एंड नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द रुदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बाकी सब रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये जो सी पॉइंट था ये बोहर मॉडल के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। कौन कौन से जो ऑप्शन हैं जो कि रिप्रेजेंट नहीं करते ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम को। ऑप्शन ए है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। ऑप्शन बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। ऑप्शन सी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 1s2। ऑप्शन डी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो इसका आंसर आएगा बी, बिकॉज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बी शुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। जो ऑप्शन बी की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। ग्राउंड स्टेट के अंदर ही कॉपर में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें 3d9 की बजाय यहाँ पर 3d10 होता है और यहाँ पर 4s1, क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन 3d9। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द probability density plot of 1s and 2s orbitals are given in figure. The density of dots in a region represents the probability density of the finding electrons in the region. On the basis of the above diagram, which of the following statement is? इन दोनों डायग्राम को देखते हैं हम 1s और 2s के हिसाब से, तो हमने बताना है कौन जो है वो इनकरेक्ट है। 1s and 2s orbital are spherical in shape. The probability of finding electron is maximum near to the nucleus. Probability of finding the electron at a given distance is equal in all directions. The probability density and of electron for 2s orbital decrease uniformly as distance from the nucleus increase. तो इसका बी ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज द probability density of electrons in 2s orbital first increase then decrease, after that it begins to increase again. तो ये डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीज यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज एंड आफ्टर दैट बिगिंस टू इंक्रीज अगेन। पहले बढ़ेगी और फिर इंक्रीज करेगी फिर घटेगी, तभी तो उसके भी सेंटर में नोड बनते हैं बीच में 1s और 2s। 1s में कोई नोड नहीं होता, 2s में नोड होता है।
तो नोड का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ज़्यादा होती है, फिर एकदम से ख़त्म डिक्रीज होगी, फिर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए है दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। दे बी ऑप्शन है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी characteristics of cathode ray do not depend upon the material of the electrode in the cathode ray tube. Option D characteristics of cathode ray depends upon the nature of gas present in the cathode ray. तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। ये जो स्टेटमेंट है कैथोड रे के अकॉर्डिंग नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन द कैथोड रे ट्यूब। तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज़ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम्स, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैथोड रे। ऑप्शन बी जो है वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि गलत है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम नंबर 6 है चैप्टर 2 से, केमिस्ट्री क्लास 11th, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एक्सप्लेन की गई है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के द्वारा। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो प्रॉपर्टी है कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कुड एक्सप्लेन ओनली द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में थॉमसन मॉडल हमें बताता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार इफ। 2 एटम हैं उनको आइसोबार कब कहते हैं हम। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव सेम number of neutron but different number of electron, sum of the numbers of protons and neutron is same but the number of proton is different। तो 2 एटम को हम आइसोबार कब कहेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होगा। तो आइसोबार हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम मास नंबर। आइसोबार वही होते हैं जिसमें प्रोटॉन तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मास होता है सेम, दैट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, द नंबर ऑफ ए रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितनी होगी, 3 4 2 1। तो 3p के लिए 1 होगी बिकॉज नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज फार्मूला है n-l-1। n की वैल्यू है इसमें 3p के अंदर और l की वैल्यू है 3p के लिए 1 -1। तो ये करेंगे 3 -1 -1 तो 3 - 2 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर द 4d ऑर्बिटल्स। एंगुलर नोड्स निकालेंगे, ऑप्शन दिए हैं 4 3 2 1, तो ऑप्शन सी आएगा। बिकॉज नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन 4d ऑर्बिटल इज l इज इक्वल टू 2। l की वैल्यू देखी जाती है इसमें एंगुलर नोड के लिए l, क्योंकि जो सेकंड जो क्वांटम नंबर होता है वो एंगुलर क्वांटम नंबर भी उसका एक नाम है। तो l की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर 4d में l की वैल्यू हो जाएगी 2, d के लिए 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कहता है कि नीचे जो दिए गए हैं स्टेटमेंट उनमें कौन सी रिस्पॉन्सिबल है रूल आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ए ऑप्शन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नेक्स्ट है एसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ अबव प्रिंसिपल, बिकॉज बी ऑप्शन इज करेक्ट। एसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट मेजर विद सर्टेनिटी। एसेनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। इट कैन नॉट मेजर विद सर्टेनिटी, जो कि सर्टेनिटी के साथ में मेजर नहीं कर सकते। एसेनबर्ग ने यही कहा था, neither position nor the moment can be determined with accurate certainty. Next है question number 11. The total number of orbitals associated with the third cell will be, थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2 4 9 3, बिकॉज सी ऑप्शन सही है 9 होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 3D सेल्स इज n इज इक्वल टू 3, n स्केयर आएगा, n स्केयर का फार्मूला होता है 3 का स्केयर 9। तो जो थर्ड सेल है उसमें ऑर्बिटल्स होंगे 9, थर्ड सेल होता है। थर्ड सेल इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 3s 3p 3d, ये आते हैं d के 5 p के 3 और s का 1। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 और 3 4 और 5 9। तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका ये सीधा फार्मूला भी हम याद रख सकते हैं, एन स्केयर मतलब थर्ड सेल के लिए 3 का स्क्वायर 9। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? एल एन एंड एल, एन एंड एम एंड एस। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, एल के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला होता है अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, हैंस डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एल ओनली। इसको हम एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एल के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिखाई दिया है ये फार्मूला, इसके हिसाब से भी हम कह सकते हैं इट इज़ डिपेंड अपॉन दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन दी एल ओनली। बाकी तो सारे जो हैं एच अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक का मास होता है 37, एक का होता है 35, बट इट इज़ एटॉमिक मास इज 35.5। दिस इज इंडिकेट द रेशियो ऑफ क्लोरीन एंड 35 और क्लोरीन 37 इज अप्रोक्सीमेटली 1:2, 1:1, 1:3, 3:1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज क्लोरीन 37 एंड 35 विल एग्जिस्ट इन द रेशियो 1:3। द एवरेज वैल्यू कम्स आउट टू बी 35.5। जब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो 35.5 आती है। रेशियो होता है 1:3, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है 35 वाला और 37 वाला कम मात्रा में। तो ये 25% है, 75% है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द पेयर ऑफ आयंस हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। इनमें कौन से की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है? क्रोमियम 3+, आयरन 3+, आयरन 3+, Mn2+, आयरन 3+, कोबाल्ट 3+, कैडमियम 3+, क्रोमियम 3+। तो बी जो ऑप्शन है ये सही है। एटॉमिक नंबर आयरन का होता है 26, मैंगनीज का होता है 25, 25 में से 2 गए बचे 23 और 26 में से 3 गए बचे 23। तो हम इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोमियम की, तो वो आती है 3d3 3+ के अंदर, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, 3 पॉजिटिव हो गए तो मतलब 21 रह गए, 18 और 3 21। आयरन की आएगी 3 पॉजिटिव के केस में 3d5, मैंगनीज की आएगी 2 पॉजिटिव के केस में 3d5। हैंस आयरन और जो मैंगनीज है उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्वेश्चन 15 है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का। फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑक्सीजन एटम के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए 2s ऑर्बिटल इज सेम एज Z इफेक्टिव फॉर द इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। एन इलेक्ट्रॉन
in the 2s orbital has the same energy as an electron in 2p orbital. Z effective for the electron in 1s orbital is the same as Z effective for an electron in 2s orbital. The two electrons present in the 2s orbital have the spin quantum number ms but of opposite sign. तो ऑक्सीजन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? डी ऑप्शन सही रहेगा. The two electrons present in 2s orbital have the spin quantum number but ms but of opposite sign. Spin 2s orbital have the spin quantum number. ये दो टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं हैविंग द स्पिन क्वांटम नंबर ms बट द अपोजिट साइन होंगे. 2s के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे, दो ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके जो साइन क्या होंगे? वो अपोजिट होंगे. आंसर डी क्या कहता है? डी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट. बिकॉज electrons in 2s and 2p orbital have the different screening effect, hence their Z effective is different. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होगा क्योंकि 2s और 2p ऑर्बिटल डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं. देयरफॉर ए इज नॉट करेक्ट. ए जो करेक्ट नहीं होगा. 2s एनर्जी ऑफ 2s लेस देन होती है 2p के, हैंस बी इज नॉट करेक्ट. बी भी करेक्ट नहीं होगा. फॉर रीजन सिमिलर टू दैट ऑफ ए एंड सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. तो सी भी इसी की तरह ए की तरह ही होगा, वो भी नॉट करेक्ट. दी टू इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल हैव द स्पिन क्वांटम नंबर विद अपोजिट साइन. तो डी ऑप्शन वाला सही होगा. अपोजिट साइन होंगे. एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनकी जो साइन होता है हमेशा अपोजिट होता है. एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज प्लस माइनस हाफ. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इफ ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड which of the following matter wave have shortest wavelength? किस की सबसे छोटी वेवलेंथ होगी? इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, हीलियम 2 पॉजिटिव होता है अल्फा पार्टिकल, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. तो आंसर बी है अल्फा पार्टिकल्स. लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है वेवलेंथ. फॉर द सेम वैल्यू ऑफ v लार्जर द वैल्यू ऑफ मास शॉर्टर दी वेवलेंथ. जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही वेवलेंथ होगी. लैम्डा हेयर अल्फा पार्टिकल हैव द लार्जेस्ट मास. यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो मास है वो लार्जेस्ट है. हीलियम का जो मास होता है 4 होता है और एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. तो जितना ज़्यादा मास उतनी ही वेवलेंथ कम होगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. उसके बाद में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकंड पार्ट. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन में भी करेक्ट. इसमें 2 या 2 से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं. आइडेंटिफाई द पेयर विच आर नॉट ऑफ आइसोटोप्स. इसमें हमने बताना है कौन सा आइसोटोप्स नहीं है. सी और डी नहीं है. आर नॉट आइसोटोप बिकॉज सी और डी क्या है? इसमें जो ए और बी दे रखे हैं, ए दे रखा है x 6/12, y 6/13, x 17/35, y 17/37 इसमें दे रखा है. नोट एन आइसोटोप. आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो जो होता है वो सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है. आर नोट इन आइसोटोप्स. 6, 14, 17 या 7, 14 है ये, फिर x है 4, 8 और ये y है 5, 8. तो आइडेंटिफाई पेयर विच नोट दी आइसोटोप्स. हमने बताने हैं कि आइसोटोप्स नहीं हैं पेयर में, वो बताने हैं. तो सी एंड डी जो ऑप्शन हैं आर नोट आइसोटोप, ये दोनों ही आइसोटोप्स नहीं हैं क्योंकि इनमें हम देख रहे हैं 6 मास है. इसमें भी 17 मास है लेकिन इसमें देख रहे हैं 6 और 7 है और इसमें 4 और 5 है. दोनों का एटॉमिक नंबर है डिफरेंट है. एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो आइसोटोप्स नहीं कहलाएंगे. आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो.
यही कारण बता रखा है 17वें में। एटम हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बताने हैं इसमें। ऑप्शन फर्स्ट है एन की वैल्यू 3l2 nl2 ms-1/2 n3l2 l-1 ms-12। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मीन्स द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सब सेल ऑफ द सेम मेन सेल, दैट इज देयर n and l वैल्यू आर द सेम विच इज सो इन केस ऑफ ए एंड डी। ए और डी के अंदर सेम है। तो ए में क्या है, n की वैल्यू 3, यहाँ पर डी में भी n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, यहाँ पर भी n की वैल्यू 2, ml यहाँ पर 2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर ms-12, यहाँ पर भी -12। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल सेम हैं, तो सेम ऑर्बिटल हैं, तो इनकी जो एनर्जी होगी वो भी डीजेनरेट होगी, मतलब सेम एनर्जी। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर करेक्ट। कौन सा जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट हैं, क्योंकि इसमें करेक्ट हैं। इसमें 2 है तो इसमें 1 होगा, सही है। इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं होगा, क्योंकि n-1 होता है, ये 0 होना चाहिए। और सी भी सही है, इसमें 3 है, ये इसमें 2 है। ये 3 है तो इसमें ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा, तो बी और सी ही होंगे। बिकॉज n = 1, l कैन नॉट बी इक्वल टू 1, हैंस ए इज रॉन्ग। n = 2, l = 0, 1, for l = 1, m = -1, 0 + 1, हैंस बी इज करेक्ट। बी सही है, क्योंकि n = 2 है तो l की वैल्यू 0 से n-1 होती हैं, और n = 3 है तो l 0, 1, 2, 3 होगा। और हम कह सकते हैं सही है 0 to n-1। l = 2 है, m = होंगे -2, -1, 0 + 1 + 2, हैंड सी इज करेक्ट। सी भी करेक्ट है। और n = 3, l = 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि n-1 होता है, तो डी इज रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कि बी और सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स रूल। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। सोडियम + मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+, ऑक्सीजन -, सोडियम + ऑक्सीजन 2-, N3- क्लोरीन -। ए और सी जो होंगे वो पेयर्स जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, क्योंकि सोडियम प्लस मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 11 होते हैं, 1 निकल गया। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 निकल गए, तो 10-10 हो गए दोनों में, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। और सी में भी यही है। सी में सोडियम में होते हैं 11, 1 निकल गया, तो 10 प्लस का मतलब 1 चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और ऑक्सीजन के ऊपर 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 10 हो गई, तो 10-10 हैं दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अन्य पॉजिटिव का मतलब 11 घटा 1, 10। मैग्नीशियम 2+ का मतलब 12 घटा 2, 10 दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एल्युमिनियम में भी ऐसा देखेंगे हम, 13 घटा 3, 10 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन माइनस का मतलब 8 + 1, 9 इलेक्ट्रॉन। दे डो नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ए और जो सी हैं वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं। इसी तरह हम सोल्व कर सकते हैं। सोडियम प्लस का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2- का मतलब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N3- मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन -17 18 इलेक्ट्रॉन। दे डो नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द क्वांटम नंबर आर करेक्ट। क्वांटम नंबर के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट होगी। पहली है, एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस। तो इसमें कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ए और डी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी करेक्ट नहीं है। एंगुलर जो क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन करता है 3 डायमेंशन शेप, ये सही है। और डी वाली भी सही है। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस। और बी और सी जो हैं गलत हैं, जो कि ये बताता है कि ओरिएंटेशन बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये कि गलत है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो साइज़ के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम डिटरमाइन दी साइज़, ये उल्टा बता रखा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो
साइज़ के बारे में नहीं बताता है, जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और ए और डी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। उसके बाद में है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 22 में क्या कहता है, अरेंज एस पी डी सब सेल ऑफ ए सेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैम। एस ऑर्बिटल बीइंग स्फेरिकल इन शेप, एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। तो हमने अरेंज करना है एस पी डी सब सेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, सीड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली देन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल डम्बल टाइप होता है और एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होता है वो अच्छे से शील्ड करता है इलेक्ट्रॉन को, विच इन टर्न्स इन शील्ड मोर इफेक्टिवली देन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के मुकाबले। एंड से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एड इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दम। तो सबसे कम डी, उससे ज़्यादा पी और फिर सबसे ज़्यादा शील्ड करेगा एस ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर 8 है, यूजिंग ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ऑक्सीजन का, जिसका कि एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है 1s2 2s2 और ये 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इनके ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निकल एटम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म निकल 2 पॉजिटिव आयन, द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28, फ्रॉम विच ऑर्बिटल विल निकल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। निकल के जो एटॉमिक नंबर है 28 है, उसमें से हमने निकल 2 पॉजिटिव बनाना है, तो कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये बताना है। निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला हुआ है तो आर्गन के होते हैं 18 और 3d8 4s2, मतलब 18 और 10 28। टू फॉर्म निकल 2 पॉजिटिव आयन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यदि हमने निकालने हैं तो वे बाहर वाले एनर्जी सेल 4s से निकलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर डीजनरेट, इनमें कौन से ऑर्बिटल हैं जो डीजनरेट हैं, जिनकी एनर्जी सेम है 3dxy 3d z स्केयर 4dxy 3dyz 4dyz 4dz स्केयर। डीजनरेट ऑर्बिटल आर द ऑर्बिटल ऑफ द सेम सब सेल, सेम सब सेल के होते हैं ऑफ द सेम मेन सेल, हैंस दीज आर 3dxy 3dz स्केयर 3dyz। एंड ये 4 वाले भी सेम एनर्जी सेल के हैं, 4dxy 4dyz एंड 4dz स्केयर, दीज आर डीजनरेट एनर्जी सेल। तो थर्ड लेवल के तो ये हो गए जिनमें सब में 3 3 आता है, और फोर्थ लेवल के ये हो गए जिनमें 4 4 आता है। तो इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, डीजनरेट मतलब सेम एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल्स के लिए हमने बताने हैं नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फार्मूला होता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल की वैल्यू जो होती है वो एंगुलर नोड होती हैं, एल इज इक्वल टू 1। 3p के लिए एल की वैल्यू होती है 1। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। तो रेडियल नोड के लिए n की वैल्यू 3, एल के लिए p के लिए 1 होती है, तो -1 ही आ जाएगा। 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, The arrangement of orbital on the basis of energy is based upon their n plus l value। जब अरेंजमेंट करते हैं ऑर्बिटल का हम एनर्जी का, जो n प्लस एल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 लोअर इज द एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी। तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू लोअर होती है उसकी एनर्जी लोअर होती है, और जिसमें सेम वैल्यू हो n प्लस एल की, तो जिसमें हम n की वैल्यू कम हो उसको हम लोअर एनर्जी मान लेते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बेस्ड अपॉन द अबव इन्फॉर्मेशन अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो पहला है 1s 2s 3s 2p 4s 3s 3p 4d 4p 4d 4d 5d 4f 6s 5f 6d 7s 7p।
Based upon the above information, solve the question given below. Which of the orbital out of has lowest energy, which of the orbital out of have highest energy. तो पहले का है वैल्यू ए जो होता है वो n प्लस एल वैल्यूज आर 1s इक्वल टू 1, 2s के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 0, इसमें 1s के लिए n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू s के लिए होती है 0, तो 2 हो जाएगी 3s के लिए, 3s के लिए 0 3 हो जाएगी, 2p के लिए n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 तो 3 हो जाएगी। हेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी अकॉर्डिंग टू n प्लस एल वैल्यू, n की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, n की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे हम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया 1s 2s 2p एंड 3s। इसी तरह बी में देखेंगे हम 4s में 4, 3s में 3, 3p में 4, 4d में 6, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर 3s 3p 4s 4d, फिर 5p में 6, 4d में 6, 5d में 7, 4f में 7, 6s में 6, हेंस 4d 5p 6s 4f एंड 5d। इसी तरह इसमें लिख देंगे 5f में 5 और 3 8, 6d में 6 और 2 8, 7s में 7, 7p पे 8, हेंस 7s 5f 6d 7p, ऐसे हम बढ़ते हुए ऑर्डर में लिख देंगे। इसमें 7s में 7 है, 5f में 8 है, 6d में 8 है और 7p में 7 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू सेम होगी 8 8, तो उनका हम n की वैल्यू जिसकी कम है उसको हम लोअर एनर्जी मानेंगे। तो 7p की भी 8 थी, तो 7p की भी 8 थी, तो ये आखिर में आ गया। इसी तरह अगला है सेकंड पार्ट, 4d 6 है, 4f 7 है, 5s 5 है, 7p 8 है, हेंस 4s हैज़ लोवेस्ट एनर्जी, तो 4s की जो है वो लोवेस्ट एनर्जी होगी। n प्लस एल वैल्यू सबसे कम है 5। इसी तरह बी ऑप्शन है इसका 5p 6, 5d 7, 4 5f 8, 6x 6, 6p 6 + 1 7, हेंस 5f हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, 5f की क्या होगी हाईएस्ट एनर्जी होगी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ ऑन पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोटॉन, कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। तो कहता है कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पास करें तो उसमें विल नॉट शो डिफ्लेक्शन, प्रोटॉन दे रखा है, कैथोड रे दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, हेंस इट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसका उत्तर आएगा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, एन एटम हैविंग द एटॉमिक मास नंबर 13 हैज़ 7 न्यूट्रॉन, बट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो मास है 17 और न्यूट्रॉन है 7, तो हमें पता है मास जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ होता है, तो प्रोटॉन हम निकाल लेंगे, मास में से न्यूट्रॉन घटा देंगे, 13 × 7 6 आ जाएगा, तो 6 इसकी जेड की वैल्यू होगी, एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, प्रोटॉन कितने होंगे 6। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस आर गिवन बिलो। अलग अलग रेडिएशंस की वेवलेंथ दे रखी है, जो ए जो वेवलेंथ है उसकी 300 नैनोमीटर, बी 300 माइक्रोमीटर, सी 3 नैनोमीटर और डी है 30 एंगस्ट्रॉम। अरेंज दीज रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हमने सबको मीटर में बदल लिया, तो ये हो गया 300 नैनोमीटर को हमने बदल दिया 3 × 10⁻⁻7 मीटर। इसी तरह 300 माइक्रोमीटर को हमने बदल दिया 3 × 10⁻⁻4 मीटर, 3 नैनोमीटर को हमने बदल दिया 3 × 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर एनर्जी हमने देखी किसकी कितनी है, ये तो 3 नैनोमीटर की होगी 3 × 10⁻⁹ मीटर और 30 एंगस्ट्रॉम की होगी 3 × 10⁻⁹ मीटर। तो हेंस एनर्जी होता है E = h न्यू और h न्यू होता है c/λ, दस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, हेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी BAC = D। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी
का जो ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर वेवलेंथ का उल्टा होगा। तो सबसे कम एनर्जी बी की है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी ए की, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी सी की, और सी और डी की जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है, बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए वैलेंस सेल ऑफ कॉपर इज 3d10 4s1 बट नॉट 3d9 4s2, हाउ इज देयर कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन। ये जो है फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसमें फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसका यही रीजन बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन विद कम्प्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इन 3d10 4s1 डी ऑर्बिटल आर कम्प्लीटली फील्ड है एंड एस ऑर्बिटल आर हाफ फील्ड है, हैंस इट इज़ द मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हमको पता है फुल्ली फील्ड एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, इसलिए हम 3d10 लिखेंगे ना कि 3d9। ये एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा इधर से इधर, तो एनर्जी एक्सचेंज होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन 3d9 से 3d10 हो जाएंगे और इसमें एस में रह जाएगा इलेक्ट्रॉन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है या 33 है, आगे पीछे दे रखें तो कोई बात नहीं, हम यही कर लेते हैं पहले, 32वां बाद में कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मैटर शुड एग्जिस्ट ड्यूल बिहेवियर दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। ड्यूल बिहेवियर का मतलब यही होती है, कोई मैटर है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी। हाउएवर ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम डज नॉट मूव लाइक ए वेव व्हेन इट इज थ्रो बाय द बॉलर एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द बॉल एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ नॉट शो वेव नेचर। तो हमने ये दिखाना है कि ये जो बॉलर जो क्रिकेट बॉल फेंकता है वो वेव की तरह क्यों नहीं दिखाई देती। जो मास होता है वो बॉल का हमारे पास गिवन है 100 ग्राम या 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे और आवर के अंदर 3600 सेकंड होती हैं, तो ये काट देंगे, जो कटेगा और वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो वेवलेंथ हम यदि हम यहाँ से निकालें, वेवलेंथ होती है h/mv, दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। h की वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लैंक कांस्टेंट है, मास 0.1 kg है और वेलोसिटी जो है वो 1000/36 मीटर पर सेकंड है। काटा तो इसको आ गया 238.5 10⁻⁻36 मीटर। एज ए वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल हैंड्स वेव नेचर कैन नॉट बी डिटेक्टेड। वेवलेंथ इतनी ज़्यादा छोटी है कि वेव नेचर हमें डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, जो कि इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, दी बाल्मर सीरीज इन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कोरस्पॉन्डिंग टू दी ट्रांजिशन n = 2 to n = 3-4। जो बाल्मर सीरीज जो होती है ट्रांजिशन वो दूसरे लेवल के ऊपर होती है और जो ऊपर वाली जो रेडिएशंस होती हैं 3-4 अप टू इन्फिनिटी होती हैं। दिस सीरीज लाइज इन दी विजिबल रीजन, और बाल्मर सीरीज जो होती है विजिबल रीजन के अंदर होती है। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लाइन एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम n = 4। रिडबर्ग कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पर 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो वेव नंबर हमने यहाँ से निकालना है। कैलकुलेट द वेव नंबर का फार्मूला होता है, रिडबर्ग फार्मूला है। तो ये है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/n1 का स्क्वायर घटा 1/n2 का स्क्वायर। तो n1 है पहले जो लोअर लेवल है और n2 है अपर लेवल है, 2 का स्क्वायर घटा 1/4 का स्क्वायर। तो वेव नंबर निकल के आ गया यहाँ पर 205,664.4 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन एन एटम आर क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो क्वांटाइज है, क्वांटा की फॉर्म में है। तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट एविडेंस क्या बताता है, तो द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट हैज़ लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेफिनेट वेवलेंथ। लाइन्स आर ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, हैंस द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज लेवल्स हैव फिक्स्ड एनर्जी क्वांटाइज्ड वैल्यू। ये जो लाइंस होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, उनकी जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया कि एनर्जी क्वांटाइज है, क्योंकि ये जो लाइंस जो ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल से फिक्स है एनर्जी, हैंस इलेक्ट्रॉन इन दीज लेवल्स आर फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड वैल्यू। और इनकी जो वैल्यू होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
विच वन विल हैव हायर वेलोसिटी टू प्रोड्यूस मैटर वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, एक्सप्लेन इट। कहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से विच वन विल हैव हायर वेलोसिटी टू प्रोड्यूस मैटर वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ हो और कौन सी किसकी हाई वेलोसिटी होगी, लैम्डा होता है h/mv फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर द टू डिफरेंट पार्टिकल। हमने मान के चल पड़े लैम्डा होता है h/mv, तो पहले के लिए मास 1 है, वेलोसिटी v1 है, दूसरे के लिए मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। तो h प्लैंक कांस्टेंट है, कट गया, या क्या बचा, m1v1 बराबर है m2v2। दस लेस द मास ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी, जितना मास कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम है दोनों का। हैंस इलेक्ट्रॉन विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है प्रोटॉन के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन इन फिगर, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस। कोई ऐसे ही हमने हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखा रखी है फिगर में, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस, वेवलेंथ हमने इसकी निकालनी है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लगातार क्रेस्ट और पीक्स और दी लगातार ट्रप्स के बीच में होता है। ये जो वेवलेंथ जो होती है वो लैम्डा होती है। 4 × 2.16 पिकोमीटर मतलब 8.64 पिकोमीटर। ये लगभग चौथा हिस्सा दिखा रखा है, क्योंकि दो लगातार क्रेस्ट और ट्रप का बीच का डिस्टेंस होता है, ये आधा डिस्टेंस है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 है, और फिर ये दो लगातार क्रेस्ट और ट्रप के जो बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, लगभग 4 हिस्से दिखा रखे हैं। तो चौथा हिस्सा दिखा रखा है, तो ये चौथा हिस्सा ये है। तो पूरी जो वेवलेंथ होगी वो पूरी लंबाई होती है, दो लगातार क्रेस्ट या ट्रप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। तो इसको 4 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्लोरोफाइल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट्स अब्जॉर्ब लाइट एट 4.6 10⁻14 हर्ट्ज। जो क्लोरोफाइल जो प्रेजेंट होता है हरे पत्तों में, वो लाइट को ऑब्जर्व करता है, जिसकी की फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन नैनोमीटर, वेवलेंथ निकालनी है नैनोमीटर में। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, तो और वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है वो वेवलेंथ हमने बतानी है। वेवलेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू c/म्यू, क्योंकि म्यू होता है c/लैम्डा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से लैम्डा उधर चला गया, म्यू इधर आ गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 4.6 10⁻14। ये कैलकुलेट कर ली, वेवलेंथ आ गई 649.4 10⁻−9 मीटर, या हम कह सकते हैं 649 नैनोमीटर। 10 लाई इन द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट है ये, क्योंकि विजिबल रीजन होता है 400 से 800 नैनोमीटर। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर बताना है। ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। जो बोर ने बताया था कि ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, एन ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना मैक्सिमम होती है 90% के आसपास, वो उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल। ऑर्बिट का दूसरा पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये प्लेनर मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं प्लेनर मोशन में, लेकिन जो ऑर्बिटल होता है ये इट इज ए रिप्रेजेंट द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन की पाने की जो संभावना होती है वो ऑर्बिटल होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज नॉट अकॉर्डिंग विद द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है वो ना तो वेव करेक्टर के बारे में बताता है, ना ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताता है, लेकिन जो ऑर्बिटल जो कंसेप्ट है वो इज अकॉर्डिंग विद द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना है, अनसर्टेनिटी है, प्रिंसिपल के हिसाब से भी ये बताता है। फोर्थ पॉइंट है, ऑल ऑर्बिटल आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सर्कुलर होते हैं और डिस्क लाइक होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल जो होते हैं है डिफरेंट शेप होती है इनकी सबकी, और एस ऑर्बिटल अलग होता है, स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बेल होता है, तो सबकी शेप अलग अलग होती है। 5वां पॉइंट है, ऑर्बिटल डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, लेकिन ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो
एस ऑर्बिटल को छोड़ के सब के सब डायरेक्शनल होते हैं। पी ऑर्बिटल जो होता है वो एक्स वाई जेड एक्सिस में होता है, और इसी तरह डी ऑर्बिटल भी होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर। 6th पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक फार्मूला हमने 9वीं में पढ़ा था, 2n²। n की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज़ 2 होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो 2n² n की वैल्यू यदि अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो पहले वाले के अंदर होंगे 2, फिर 2 पुट करेंगे तो दूसरे में 2 दूनी 4 और 2 8, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।